तो अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। मैंने अभी जो तरीका किया उसको तुम आगे कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि एक लॉग की प्रॉपर्टी तब तक पढ़ चुके होगे। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि log x अपॉन वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y। ठीक है, अगर ऐसा कर देंगे तो हमें क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं अभी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन अभी नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो log ऑफ sin x और अपॉन वाली चीज कहां चली जाएगी, माइनस log ऑफ 1 प्लस cos x। अब ये बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे डिफरेंशिएशन कर लेना, देख लेते हैं डिफरेंशिएशन करके। log sin x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin x पहले हुआ, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos x, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x हो गया log के लिए, और फिर 1 प्लस cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0 हो गया और cos x का माइनस sin x हो गया। ठीक, अब इसको तुम देखो, अगर कुछ हम कर सकते हैं क्या, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो sin x इंटू 1 प्लस cos x हो गया। ठीक है, फिर 1 प्लस cos x इधर मल्टीप्लाई होगा cos के साथ, तो मैं cos x प्लस cos स्क्वायर x कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन नीचे से एलसीएम लोगे तो ये साइन स्क्वायर से हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि स्पेस नहीं था नीचे, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट ले लिया। एलसीएम साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, अब ये साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल होकर आगे 1 अपॉन साइन एक्स ही आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब तो ये कॉसेक एक्स हो गया आंसर। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं इसमें क्या आंसर रॉन्ग दिया है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में याद रखो, डिफरेंशिएशन कभी भी 2 पॉसिबल आंसर नहीं होते हैं, एक यूनिक होता है। इंटीग्रेशन में 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं अगर वो कांस्टेंट से डिफर कर रहे हो। ठीक है, बट डिफरेंशिएशन में सेम होता है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि तुम दोनों जो 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं उनमें एक का यूज करके तुम दूसरे पर पहुंच जाओ। ठीक है, सर हाँ अच्छा, हाँ बोलो सोनी। सर, इसमें हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, cos x अपॉन sin x cot x हो गया, और cot x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। ये चीज कहाँ पे कर ले, यहीं पर ही log sin अपॉन 1 प्लस cos x में। यस सर, सर जो आपने किया ना cos x अपॉन sin x, इसको हम cot x लिख सकते हैं। कहाँ पे मैंने cos x अपॉन sin x किया? सेकंड स्टेप cos अपॉन sin को यस cot लिख सकते हो, लेकिन फिर सॉल्व होके इतना सिंपल नहीं आ पाएगा, 1 अपॉन sin x नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर cot x के बाद तुम आगे कुछ तो करोगे नहीं। ठीक है, एलसीएम वगैरह लोगे तो cot x ही बना रहेगा, जबकि यहाँ पे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x 1 हो गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन उस cot x में नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ तुम सही कह रहे हो कि हम cot x प्लस वो sin x अपॉन 1 प्लस cos x लिख सकते हैं। ठीक है, बट फिर उसके आगे क्या करोगे, तो इसलिए मैंने cot x नहीं लिखा था, कर सकते हैं cot x भी। ठीक है, अच्छा अब एक बार जरा देख लेते हैं कि ये है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर 13 14 ये दिया है। अच्छा, ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने जो दिया है वो अभी सॉल्व नहीं किया है, बस इतनी प्रॉब्लम है। इन्होंने cot x आंसर अगर देखो, जैसे अभी ये कह रही है सोनी, जैसे कह रही है यहाँ पे हाँ देखो, ये तो cot x बन गया, दिस इज योर cot x, एंड ये क्या है, प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। प्लस क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो 14th का आंसर देखो वही है। तो यानी कि आंसर रॉन्ग नहीं है, बट इन्होंने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया आंसर। देखता हूं अभी क्या है ये। अच्छा, e टू द पावर sin रूट x, ये तो पहले तो बता दो यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से हैं, कितने फंक्शन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 कितने हैं। कंपोजिट फंक्शन में हम f g h i कितने तक लेके जाएं, कितने फंक्शंस दिख रहे हैं? 3। पहला कौन सा है, आउटर मोस्ट बताओ, जिसको मैं fx लिखूं, e टू द पावर x। ठीक है, e टू द पावर में वहां x नहीं है, बट मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो fx इज e टू द पावर x। gx e टू द पावर पर क्या लगा हुआ है, sin x। ठीक है, और sin के अंदर कौन सा फंक्शन है, sin के अंदर कौन है, रूट x। ठीक है, इनके डिफरेंशियल्स बता दो, व्हाट इज f डैश,
सर e to the power x रहेगा। ठीक है। अच्छा, मैं जो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करके कर रहा हूँ, ये ऐसे तुम जब प्रैक्टिस में आ जाएगी तब ऐसे नहीं लिखोगे, तो तुम एक स्टेप में सीधा डिफरेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत है तो मैं हर चीज बहुत डिटेल में करा रहा हूँ। साइन एक्स का बोलो, कॉस एक्स, और एच डैश बता दो जरा। निशांत बताओ जल्दी से। निशांत, निशांत कहाँ हो? यस सर। जल्दी से यस बताओ। सर। यस, वन, ये अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओ। और नहीं आता हो तो तुम मुझे एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन बताओ। किसका बताओगे, रूट एक्स का कि एक्स पावर एन का? सर कोई नहीं आता, ये हालत है। अभी अभी तो मैंने पूछा था मयंक से, उसने बताया, उसने थोड़ा गलत बताया था, मैंने उसको सही बताया, फिर उसने रिपीट किया। तुम कहाँ थे? ये फॉर्मूला हम पिछले 5 क्लास से लगातार यूज कर रहे हैं। अगर ये तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब तुम क्लास में एब्सेंट रहते हो, बैठे हो यहाँ अटेंडेंस लगवा दी लेकिन एब्सेंट हो। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन नहीं याद? अच्छा, अर्णव तुम बताओ। अर्णव, अर्णव जल्दी से बोलो। अच्छा, अनीश, मैं बता दूं? हाँ कौन? जैद, चलो जैद तुम रूट एक्स का बताओ। जैद सर रूट एक्स में सर हम नीचे वाले फॉर्मूले में पावर रख देंगे सर। हाँ 1/2। ठीक है, बता दो। सो 1/2 में सर जब हम -1 करेंगे तो -1/2। ठीक है, तो उसको कैसे लिख दें? एक्स टू द पावर -1/2 क्या होता है? डिनोमिनेटर में जाएगा 1/2 इनटू रूट एक्स। हाँ, ये तुम लोग का देखो, ये बेसिक अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इसमें सोचना ना पड़े कि एक्स पावर -1/2 क्या होगा, ये तुरंत आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी इस वीक आज क्या है? आज है थर्सडे। सैटरडे तुम लोग की 2 आवर और होगी क्लास। उसके बाद मंडे से फिर तुम लोग के आगे स्कूल भी खुलने लगेंगे, तो ये क्लास ऐसा हो जाएगा कि 1 आवर तो सबके लिए कंपलसरी होगा, 5 to 6, एंड 6 to 7 जो जेई एडवांस वाले बैच में होंगे उनके लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, तो जेई वाले जो बच्चे हैं वो 5 to 7 करेंगे, और जिनको जेई एडवांस की क्लास नहीं चाहिए वो लोग 5 to 6 करेंगे। तो मैं स्कूल लेवल के लिए जो कराऊंगा वो 5 to 6 में, और वो हमारे जेई वाले बैच के लिए बेस बनेगा, तो वो सबको करना है। और 6 to 7 वाला ऑप्शनल रहेगा, जो जेई एडवांस वाले बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, और जे एडवांस वाले बैच में वही बच्चे रहेंगे जो कि पूरी मेहनत करने के लिए रेडी हैं, जो लोग पूरा रेगुलर असाइनमेंट सबमिशन के लिए रेडी हैं। ठीक है, और कोई भी क्लास किसी भी एक्सक्यूज से मिस नहीं करेंगे कि स्कूल में टेस्ट है, स्कूल में ये है वो है। ठीक है, अगर तुम मेरे प्रॉपरली सिंसियरली पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारी कोई भी क्लास मिस होने का चांस ही नहीं होगा, और जे एडवांस क्लास का कोई सब्सटीट्यूट क्लास नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा क्लास इस तरह से कि मेरी छूट गई थी क्लास फिर से हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो जे एडवांस के लिए सिंसियरिटी मुझे बहुत जरूरी है। ठीक है, सीबीएसई क्लास में थोड़ा बहुत तुम लापरवाह रहोगे, मैं पूछूंगा एक्स्ट्रा क्लास चाहिए क्या, तुम बोलोगे हाँ मेरी मिस हो गई थी, ठीक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जे एडवांस में वही बच्चे रहेंगे जो कि पूरी तरह से कमिटेड है। ठीक है, और जे एडवांस में मैं डाउट क्लास लूंगा। ठीक है, डाउट क्लास तुम्हारी जितनी भी टाइम चाहिए, 1 घंटा चाहिए 1 घंटा मिलेगी। ठीक है, जितना भी टाइम चाहिए उसमें तुम्हारे डाउट्स आएंगे भी जब तुम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो उसमें मैं पूरी क्लास की 2-2 घंटे की डाउट क्लास रख दूंगा। जब असाइनमेंट दूंगा तो उसमें बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट क्लास की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, तुम मिस कर रहे हो क्लास, या आज मैं सोता रह गया, या तुम्हारा स्कूल में एग्जाम था, तो स्कूल के एग्जाम वाले के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर तुम जेई के लेवल की तैयारी सिंसियरली कर रहे हो, इवन तुम हाफ ऑफ दैट कर रहे हो, मान लो मैं जो पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई वाला तो तुम पूरा कर ले रहे हो, और जेई एडवांस का जितना मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, उसका तुम 50% भी अगर सिंसियरली कर रहे हो, तो स्कूल एग्जाम तुम सोते हुए भी चले जाओ, तुमसे वो 90% तो हो ही जाएगा। ठीक है, 10% इसलिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन दे दिया उन्होंने जो कि क्वेश्चन ही रॉन्ग था। ठीक है, या टीचर की अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी, उन्होंने कुछ सोच के दिया बट लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी। ठीक है, इस तरह के कई बार हो जाते हैं इश्यूज, तो इसलिए 10% में आउट कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज 100% पूरा करके आते हैं बच्चे।
ठीक है, स्कूल एग्जाम के लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर तुम सीरियसली कर रहे हो जे एडवांस की प्रिपरेशन, तो स्कूल एग्जाम में कोई बात ही नहीं होगी, किसी तरह की दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, कभी कभी ये हो सकता है कि स्कूल एग्जाम में वो टॉपिक आ रहा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है अभी, तो उस केस में मैं सीबीएसई वाले में जनरली मैं थोड़ा सा आगे रहूंगा, जो कि स्कूल के पैरेलल रहेगा। और कोई किसी के स्कूल में जंप करके कुछ आगे हो जा रहा है जो कि नॉर्मली और स्कूल्स में नहीं हो रहा है, तो उस केस में मैं कहूंगा कि तुम अगर जे एडवांस बैच में हो तो तुम स्कूल एग्जाम के लिए कोई टेंशन नहीं लो। स्कूल एग्जाम में वो अगर तुम्हारे 0 मार्क्स आ जा रहे हैं किसी में कि तुमने प्रिपेयर नहीं किया था और यहाँ हमने नहीं पढ़ाया, तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, स्कूल तुम्हें फेल नहीं करेगा, क्योंकि तुम एटलीस्ट जो ये होंगे हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम, उनमें तुम 90% लेके आ रहे होगे, तो एक यूटी की बेसिस पे तुम फेल नहीं हो जाओगे। ठीक है, तो जेई के लिए तुम्हारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, छोटे छोटे से गोल्स, छोटे गोल्स अपने आप से फुलफिल हो जा रहे हैं तो सही है। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो टॉपिक यहाँ नहीं हो पाया, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और थोड़ा बहुत स्कूल की अगर क्लासेस अटेंड कर रहे होगे तो ठीक है, उतना तुम कर भी लोगे, 50% भी कर लो, कोई बात नहीं है उस टेस्ट में जिसमें मैंने नहीं पढ़ाया है जो टॉपिक। ठीक है, तो अच्छा, ज्यादा फिर स्ट्रेस नहीं लेना है, बड़ा आराम आराम से पढ़ना है, मजे लेके पढ़ना है। और जेई की प्रिपरेशन अगर तुम इंटरेस्ट लेके कर रहे हो तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अच्छा, अर्णव चंदू का ये तुम बार बार एंटर और एग्जिट कर रहे हो, एक सेकेंड बस। हाँ चलो अच्छा, अब ये था हमारा, अब इस पे चैन रूल लगाना है। तो सबसे पहले e टू द पावर है, तो मैं इसको जरा लिख दे रहा हूं। हमारा सबसे पहले कौन है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो मैंने e टू द पावर, अब ये x तो नहीं है, तो जो है वो चीज एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, इनटू, अब अंदर आ रहा है g साइन x, साइन का क्या होता है, cos होता है, तो इनटू कॉस, कॉस के अंदर यहाँ पर x नहीं है, साइन के अंदर रूट x था, तो कॉस के अंदर रूट x आ गया, और फिर लास्ट में रूट x का डिफरेंशिएशन, तो वो तो 1/2 रूट x है ही। ठीक है, अच्छा, अब ये बताओ, ये रूट x कैंसिल करके और सिंप्लीफाई हो जाएगा, रूट x कैंसिल कर दें। आद्या बताओ, आद्या, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखे हैं आद्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, कौन है, जैद, बोलो। एक्चुअली मुझे पता था, मेरे को ऐसा लगा सर कि पावर में होने की वजह से कुछ डिफरेंट होगा इसमें डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो अभी ये तुम्हारा ही डाउट था क्या? यस सर, ये मेरा ही डाउट था। तो ठीक है, अभी क्लियर हो गया। हाँ सर, चलो ठीक है, रूटीन क्वेश्चन था, कोई चैन रूल के लिए कोई डिफिकल्ट पावर की वजह से डिफरेंट होगा, वरना ये तो सेम ही है। हाँ, अब 14 के बाद 17th उदित का डाउट है। हाँ बोलो सर। जो ई की पावर होती है सर, उसमें जो कोई मल्टीपल होता है, तो सर उसका सर और डिफरेंशिएशन नहीं होता? कोई एग्जांपल दे दो मुझे। e टू पावर 2x ले ले, यस सर। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो चैन रूल में पहले हमने e टू द पावर x डिफरेंशिएट किया, तो e टू द पावर x। ठीक है, और x की जगह पे जो फंक्शन है वो हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, बोलो। सर 2 आएगा, तो 2 में अब बाद में रखूं या पहले रख दूं, ये मल्टीप्लिकेशन है तो पहले रख दिया, e टू पावर 2x, दिस इज द आंसर। कल भी सर प्लस में होता तो क्या होता, अगर क्या होता, क्या लेते अगर प्लस में? पूरा फंक्शन बोलो। सर जैसे e की पावर sin x प्लस cos x। ओके ठीक है, तो मेरा ये sin x प्लस cos x एक फंक्शन हो जाता। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले e टू द पावर को डील करूंगा, तो e टू द पावर sin x प्लस cos x हो गया। ठीक है, अब पावर में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कर लोगे इसको, बताओ हो जाएगा ये? सही है, ऐसे होंगे ये क्या सारे चेन रूल से। एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। चैन रूल, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में चैन रूल नहीं लगाना है, बस साइन का तो सीधे सीधे होता है ना, साइन का तो कॉस और कॉस का माइनस साइन। ये तो हमारा एफ एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन का सम होता है, तो उस वही वाली चीज है ये।
यस सर। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब मैं, हाँ, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? अभी कुछ बचा था, किसका क्वेश्चन था? उदित का एक और क्वेश्चन था, जरा बोल देना। यस सर, मेरा 17th e to the power x log x अपॉन एक्स स्क्वायर। सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना शीट? यस सर। ओके। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हो गया, और ये एक तरह से 3 फंक्शंस आ गए जिसमें कि ऊपर प्रोडक्ट है और फिर डिनोमिनेटर है। ठीक है, यहाँ पे चेन रूल की कोई बात नहीं है क्योंकि e टू द पावर में प्योर x है, log के अंदर भी प्योर x है और x स्क्वायर भी, तो यहाँ कंपोजिट फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से 3 चीजें आ गई। तो मैं ऐसा करूंगा कि कोई 2 चीज को पहले कंबाइन कर देता हूँ। जैसे ऊपर वाला न्यूमरेटर को मैं एक सिंगल फंक्शन ले रहा हूँ, e टू द पावर x इंटू लॉग x, ये इसको मैं टाई अप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक सिंगल फंक्शन है जिसको कि हम बाद में प्रोडक्ट रूल लगा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख दिया जाए इसको। e टू द पावर x इंटू लॉग x, इसको मैं टाई करके एक फंक्शन मान रहा हूं, नीचे एक्स स्क्वायर। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 हो जाएगा, और नीचे से एक्स स्क्वायर इधर कॉपी हुआ, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट e टू द पावर x लॉग x माइनस, अब क्या करना है? e टू पावर x log x को एज इट इज रखना है, e टू पावर x log x को एज इट इज, और किसका डिफरेंशिएशन कर देना है? तुम लोग को ये आगे मैं लिखूं अगर तो दिखाई देगा, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दिख रहा है? एक्स d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दिख पा रहा है या नहीं दिख रहा? पूरा एंड तक दिख रहा है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तक जो लिखा है मैंने? सर हाँ, वो वहां पे एक दूसरी विंडो के ऊपर चला गया लिखने में। अच्छा, एक मिनट। अब पूरा दिख रहा है? अब पूरा दिख रहा है एंड तक? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है मैंने जो किया? मैंने ऊपर न्यूमरेटर को अभी एक सिंगल फंक्शन माना है, तो इस तरह से ओपन किया है। अच्छा, अब इसमें मुझे यहां पर ये जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल के लिए रेडी रहो। डिनोमिनेटर है एक्स टू द पावर 4, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं करना है, और यहाँ e टू पावर x log x। तो मैं ये बड़ा ब्रैकेट लगा के उसके अंदर पहले मैं e टू पावर x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, प्लस अब log x को एज इट इज रखेंगे, तो e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x होता है, एंड log x को मैंने एज इट इज रखा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x, तो 2x इंटू e टू पावर x log x। ठीक, अब इसमें सिंप्लीफाई कुछ हो सकता है, e टू पावर x सभी में दिख रहा है, तो e टू पावर x को मैं कॉमन ले रहा हूं, नीचे x टू पावर 4 ले रहा हूं, अंदर x स्क्वायर को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर log x माइनस, यहां से मैंने e टू पावर x बाहर ले लिया है, तो 2x log x। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? एक्चुअली आंसर में 2/x log x लिखा है, तो इसलिए बस डाउट था कि आंसर 2/x लिखा है, तो बाहर फिर x पावर 4 नहीं होगा नीचे?
हाँ सर वो नहीं है। वहां पे नीचे एक्स स्क्वायर रहा होगा शायद। हाँ अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक में? कुछ लोग जो है चैट पे लिख रहे हैं और वो मैं 10-15 मिनट बाद मेरी नजर जा रही है चैट पे, तो बोल करके बताओ जो भी डाउट है इमीडिएटली, जहां पर डाउट है उसी समय बताओ, ठीक है? कांक्षी, तुमको डाउट है कुछ इसमें पूछना है? सर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा यस, ये समझ नहीं आया। ओके, तुमने कांक्षी प्रीवियस मेरा लेक्चर जो मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी वो देखा है डिफरेंशिएशन वाला? अभी डिफरेंशिएशन का बेसिक तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इस समय, क्योंकि ये लास्ट है, एंड हो रहा है। नहीं सर, इससे पहले वाला को, इससे पहले के क्वेश्चंस तो सब समझ आ गए थे, ये वाला नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट भी हो गया, कोशेंट भी हो गया। अच्छा, और कांक्षी तुम्हारा माइक की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इको हो रहा है। चलो ठीक है, तो ये अच्छा, कितने लोगों को नहीं समझ में आया इसमें? मैं एक बार रिपीट कर दूं, अभी सारा लिखा हुआ है तो मुझे दिक्कत नहीं है रिपीट करने में। काफी लोगों को दिक्कत है? और भी कोई बोल रहा था अभी? कौन बोल रहा था? कौन? सुप्लव। अच्छा, हाँ सुप्लव, तुम्हें भी दिक्कत है? यस, कहाँ? तो पहला स्टेप क्या किया था मैंने? पहले मैंने f अपॉन जी फॉर्मूला लगाया। f अपॉन जी में क्या होता है? नीचे डिनोमिनेटर g का स्क्वायर कर देते हैं, g को कॉपी पेस्ट करके ऊपर ले आते हैं और f का डैश कर देते हैं। तो d बाई डी एक्स यानी f डैश कर रहा हूं मैं, किसका? न्यूमरेटर जो पूरा लिखा हुआ है उसका, ठीक है? माइनस, फिर माइनस के बाद क्या करना है? जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज रखा है, डिनोमिनेटर का d बाई डी एक्स कर दिया। ये बताओ, ये स्टेप क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। नो सर। अच्छा सुप्लव, बोलो क्या दिक्कत है? सर समझ में नहीं आया तुमको। तुम अच्छा मुझे बताओ, f अपॉन जी का फॉर्मूला बताओ। f अपॉन जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? सर पहले एक टर्म लिख लेते हैं प्लस क्या लिख लेते हैं? पहले क्या लिख लेते हैं? सर जो टर्म होती है सर उसमें पहले एक टर्म लिख लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं बोलो, नहीं ऐसे नहीं बोलो, तुम f और g के टर्म्स में बोलो। सर टर्म्स में नहीं आता। नहीं तो तुमने फॉर्मूला नहीं याद किया तो फिर कैसे समझ में आएगा? फॉर्मूले तो मैंने बताए हैं, सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए तुमको। f और g का मैंने फॉर्मूला अभी आज की क्लास में भी इससे पहले बताया है, ठीक है? फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर हाँ बोलो। सर टर्म्स के उसमें याद किया मैंने। कैसे याद किया जाए? टर्म्स मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर। हाँ तो यहाँ f और g सिंबल दे देना, तो तुम डिनोमिनेटर स्क्वायर बोल रहे हो, g स्क्वायर बोल दो। फिर न्यूमरेटर में क्या रखें? कांक्षी तुम्हें पता है? d बाई डी एक्स ऑफ f अपॉन g बहुत बार रिपीट हो चुका है, कई बच्चों को तो पूरा याद हो गया होगा। तो g यहाँ पर एज इट इज रखते हैं एंड f का डैश कर देते हैं, माइनस फिर इसका रिवर्स यानी f इंटू जी डैश, ये होता है। समझ में आया? तो बस ये फॉर्मूला देख लो, मैंने अप्लाई किया है और अप्लाई में भी मैंने सॉल्व नहीं कर दिया, f डैश और g डैश को एज इट इज रखा है। देख रहे हो, ये f डैश मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये तुम्हारे सामने रखा हुआ है f डैश, और इधर g डैश रखा हुआ है, ठीक है? फिर सॉल्व करके मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया, ठीक है? इसको सॉल्व करके ये पूरा ब्रैकेट बनाया है, ठीक है? अब ये सॉल्व कैसे हुआ? प्रोडक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हुआ। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, f इंटू जी, ठीक है? सुप्लव, तुम्हें अब याद है f इंटू जी का डिफरेंशिएशन? तो सुप्लव, तुमने तो पूरी एक्सरसाइज कर रखी है, तो आई एम वेरी अमेज्ड कि तुमको फॉर्मूला नहीं याद है। जब एक्सरसाइज कर रहे हो याद है ना? तो बताओ f इंटू जी का बताओ। f इंटू जी होल डैश पावर x। नो, f और g के टर्म्स में, ये तो मैंने यहाँ पे रखा ही नहीं, फॉर्मूला पूछा। पहले f का कर देंगे, चलो f डैश कर देंगे, डैश बोल दो, f डैश g रख देंगे, g, फिर सब प्लस कर देंगे, g कर देंगे, f रख देंगे। हाँ, g का कर देंगे मत बोलो, g डैश बोलो, g डैश f,
ठीक है, डैश तो वैलिड टर्म है ना, मैंने डिफाइन किया है, जी डैश मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी, डिफरेंशिएशन ऑफ जी। ठीक है, तो अब ये काम यहाँ समझ में आ गया, हमने वही काम किया है। पहले मैंने तुम्हारे ऑर्डर से रिवर्स कर दिया, मैंने पहले सेकंड टर्म लिखा, यानी एफ को एज इट इज रखा और जी को डिफरेंशिएट किया, फिर एफ को डिफरेंशिएट किया एंड जी को एज इट इज रखा। ठीक है, बस इसके आगे तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, फिर तो सिंपल कॉमन ओमन लेने का काम है। अच्छा, अब हम लोग क्या इसको छोड़ सकते हैं? किसी को और कुछ पूछना है? सर एक बार क्वेश्चन 7 सर आप बता देते हैं। क्वेश्चन 7 आंसर ही नहीं आ रहा मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन 7 एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर आप क्वेश्चन 22 का आंसर। ओके, तो मुझे अभी 7th और 20 क्या बोला शुभा? 22nd सर 22। ओके, पहले 7th लेते हैं फिर 22nd। 7th है 2^x³। क्या हुआ इसमें, क्या दिक्कत है? मैंने तो इसका हिंट दिया था, तो उसमें ये बताओ 8^x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फॉर्मूला शीट में जाके देखा किसी ने? सर a की पावर x log a। वेरी गुड, ये होता है। ठीक है, और हम लोग कैलकुलस में जो भी फॉर्मूले पढ़ते हैं तो उसमें अगर लॉग के नीचे बेस नहीं लिखा हुआ है फॉर्मूले में, तो हम मान लेंगे कि वो नेचुरल लॉगरिथम है, यानी बेस ई है। ठीक है, तो ये एक तो फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगा, फिर x³ का डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ेगा, तो बता दो जरा। निशांत कर सकते हो डिफरेंशिएट इसको? आरुष कैन यू डिफरेंशिएट इट? आरुष जल्दी से बताओ। आरुष डिफरेंशिएट दिस। 3x square। यस, 3x²। चलो, तो अब हम क्या करें? 2x³ को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले 2^x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2^x क्या बनेगा? जनरल फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, उसमें तुम बस a को 2 रख दो, इसमें a की जगह पे 2 रख दोगे तो 2^x log 2 हो जाएगा। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2^x³ क्या होगा? अब यहाँ चेन रूल लग जाएगा क्योंकि दो फंक्शन हो गए, तो पहले क्या करोगे? 2 वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो 2^x³ log 2। ठीक है, इनटू, अब चेन रूल क्या कहेगा? चेन रूल कहेगा कि तुमने 2^x को तो निपटा दिया, अब x³ पर आ जाओ, x³ को सॉल्व कर लो डिफरेंशिएशन, तो 2^x³ इंटू log 2 और x³ का हो गया 3x²। सारे टर्म में इंटू लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, 3x² इंटू 2^x³ इंटू log 2, और इस log 2 को तुम ln2 भी लिख सकते हो। बोलो, सब लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब हम लोग आगे शुरू कर सकते हैं लेक्चर? नहीं, अभी एक शुभा ने पूछा था 22nd। सर आप 21 भी करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, 21 भी करा देते हैं। 21 चलो ऑर्डर में ले लेते हैं, तो पहले 21 log 3। मैं थोड़ा जल्दी में लिख दे रहा हूं इसको, तुम लोग नहीं समझ में आए तो पूछना। log का डिफरेंशिएशन 1/3x + 2। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस में आ जाओगे तब ऐसे ही करोगे जैसे मैं यहाँ पे भी फटाफट कर रहा हूँ। तो log का डिफरेंशिएशन 1/। ठीक है, अब आगे किसको डिफरेंशिएट करना है? जो log के अंदर फंक्शन है। 3x + 2 को डिफरेंशिएट किया तो इंटू 3 आ गया, माइनस, अब ये दो प्रोडक्ट हैं x² एंड log, तो इसमें तुम प्रोडक्ट में पहले मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, उसके अंदर सारा काम करेंगे। x² को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, log को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। log का डिफरेंशिएशन तो अपॉन में 2x - 1
और log के अंदर जो टर्म है 2x माइनस 1 उसका डिफरेंशिएशन 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, 1 का करोगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट रूल चल रहा है। प्रोडक्ट रूल में मैंने पहले किसको किया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, लॉग को डिफरेंशिएट किया। अब उल्टा करना है, अब लॉग को एज इट इज रखेंगे तो प्लस log 2x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो गया। ठीक है, तो अगला टर्म का भी डिफरेंशिएशन हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, 3/3x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 2x लॉग ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया है, किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना। 22 पर आ जाओ। हाँ बोलो सर। कॉमन भी तो आएगा 2x। कुछ क्या रह गया? कौन सा 2x? सर कॉमन भी तो आ जाएगा। कहाँ पर? सर 2x कॉमन आ जाएगा, माइनस 2x। अच्छा 2x तुम यहाँ इन दो टर्म में कह रहे हो? इन दो टर्म में 2x कॉमन ले सकते हैं? यस ले सकते हैं। ठीक है, बट अभी ठीक है ले लो, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा नहीं पड़ेगा। कुछ तीनों में बाहर आ जाता तो अच्छी बात होती, बट दो टर्म में कॉमन लेके क्या कर लोगे? चलो कर लो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 22 नीचे डिनोमिनेटर क्या है? ये तुम्हारा वही 3 फंक्शंस का हो गया। ऊपर पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन अपॉन कांस्टेंट तो बाहर ही ले लो 3 को। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, मुझे इसको प्रॉपर बोर्ड पे ले जाता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे करते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि ऊपर एक f है, एक g है और नीचे एक h है। ठीक है, ऊपर दो फंक्शन, 3 को तो अभी हम कांस्टेंट बिल्कुल ही बाहर ले जाएंगे। x स्क्वायर हो गया तुम्हारा f, sin x हो गया g एंड h हो गया नीचे अंडर रूट ऑफ 7 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तुम f और g का जो प्रोडक्ट है उसको तो मान लो कि ये एक सिंगल फंक्शन है, बाद में उसको हम प्रोडक्ट को डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाए? इस बार कौन बताएगा? आयुष तुम बताओगे? आयुष अग्रवाल। यस सर। बताओ। नीचे रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा तो सर 7 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। यस, 7 माइनस एक्स स्क्वायर अगर तुम रूट लिखते हो तो होल स्क्वायर, तो बाद में कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर एंड रूट। फिर आगे सर ऊपर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर। गुड। फिर उसके बाद सर उसके बाद dy बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर sin x का पूरा। यस, 3 को तो चलो बाहर ले लो, बिल्कुल बाहर ले लो 3 को। ठीक है, तो बाहर चला गया x स्क्वायर sin x। x स्क्वायर sin x। फिर सर फिर माइनस, फिर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर का dy बाई dx। यस, x स्क्वायर sin x एज इट इज एंड d बाई dx ऑफ अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करके बताओ। सर dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर sin x में तो वो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यस, बता दो। सर तो 2x नहीं पहले x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। वेरी गुड। फिर आगे सर फिर माइनस x स्क्वायर sin x और फिर इस पे इनटू सर माइनस 1/2। माइनस क्यों? पावर प्लस सर सिर्फ 1/2। यस, ओनली 1/2। अच्छा, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, इसमें दिक्कत आ रही है। d बाई डी एक्स ऑफ
अंडर रूट एक्स बता दो। सर 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो अब फॉलो कर लो, जहां पे x है वहां पे हमारा 7 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा। तो 1/2 के बाद बोलो सर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में। हाँ खत्म करते हैं, अभी कुछ बचा है? सर बस हो गया। नो, अभी नहीं हुआ। अभी तुमने रूट फंक्शन देखा है, रूट फंक्शन के अंदर अभी रूट के अंदर भी तो फंक्शन है 7 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट करो। 7 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर -2x। -2x। अच्छा, तुम लोगों को उसमें गूगल क्लासरूम में मिल गया है। अब मैंने एक और असाइनमेंट क्रिएट किया था जिसकी ड्यू डेट आ जाई है, असाइनमेंट 6 के लिए। तुम लोगों को गूगल क्लासरूम में मैं कुछ भी अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है? यस सर। हाँ, तुम्हारे ईमेल पे आता होगा। तुम लोग अपने मोबाइल में अगर मोबाइल यूज करते हो तो उसमें नोटिफिकेशन, मतलब अपने उस जीमेल को जो गूगल क्लासरूम में तुमने ज्वाइन किया है वो जीमेल अपने उसमें मोबाइल में सेटअप कर लोगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज ये हुआ, ठीक है। लेकिन ये मैं जरा भी एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि तुम उसके लिए स्मार्टफोन रखो, ठीक है। मैं साथ के साथ व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ, तो तुम्हारे पेरेंट्स अगर हैंडल कर रहे हैं तो उनको बस ये बोल दो कि कोई व्हाट्सएप पर अगर ग्रुप पर आए मैसेज तो वो देखते रहें और उसको तुम्हें बता दें, ठीक है। बट बेटर होगा कि तुम लोग स्मार्टफोन अपने पास ना रखो, ठीक है। मम्मी या पापा के मोबाइल को ही यूज करो। और उसमें बस ये है कि तुम जैसे एक बार मॉर्निंग में चेक कर लो। जनरली क्या होता है कि मैं रात में तुम लोग की क्लास के बाद सारी चीजें अपलोड वगैरह करता हूँ, तो वो होता है। फिर तुम सुबह उठ करके एक बार चेक कर लिया करो। और जो क्लासेस हमारी सेट होती हैं जनरली 1 बजे तक सारी चीजें सेट होकर के मैसेज चले जाते हैं, ठीक है। तो 2 बजे के आसपास या और थोड़ा लेट देखो क्लास के बारे में तो 3 बजे के आसपास देख लो, ठीक है। लेकिन हाँ नहीं, 1 बजे तक देख लो, क्योंकि कभी कभी मैं फिरोज सर के साथ तुम लोग की एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ तो वो 1 o'clock पर मुझे मैसेज करने होते हैं उसको, ठीक है। तो 1 o'clock के आसपास एक बार और चेक कर लो। ये 2 टाइम है, एक बार मॉर्निंग में चेक कर लिया जो कि मेरे रात के रहेंगे जिसमें जनरली गूगल क्लासरूम के नोटिफिकेशन होंगे, और दूसरा ये 1 o'clock के आसपास, ठीक है। ये चाहे तुम देख लो या तुम्हारे पेरेंट्स जिसके मोबाइल में है गूगल क्लासरूम वगैरह वाला ईमेल वो कर लो, ठीक है। तो और ये स्मार्टफोन से केवल तभी तुम्हारा मतलब होना चाहिए जब ऑनलाइन क्लास चल रही है या तुम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, ठीक है। बाकी तुमको दूर रहना है, बिल्कुल बहुत जरूरी ये चीज है। अदरवाइज तुम लोगों की पूरी जिंदगी की मेहनत, जो तुमने क्लास 1 से ड्रीम देखा होगा IIT में जाने का, देखा है कि नहीं किसी ने? चलो 1 से नहीं तो कम से कम 9-10 से तो देखा होगा। तो 4 साल की मेहनत और वो खाली सोशल मीडिया के चक्कर में चली जाए डाउन द ड्रेन, तो वो नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये हम लोगों का हो गया पूरा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कई बार ये होता है कि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं या इंटरनेट पे सर्च करते हैं ये सोच के कि ये तो मेरी पढ़ाई की चीज है, ठीक है। जैसे कोरा पे कुछ टॉपर्स के आर्टिकल पढ़ रहे हो या कुछ ऐसी चीजें जो कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, गिल्ट नहीं फील हो रहा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये तो मेरे काम की चीज है ये लग रहा है। लेकिन ओवरऑल देखो कि तुमने मान लो दिन में 3 घंटे वो कुछ पढ़ा और उससे गेन क्या हुआ? अगर गेन कुछ नहीं हुआ तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें कोई एंड नहीं होता है, एक आर्टिकल के बाद दूसरा तीसरा खुलता चला जाता है। ऐसे यूट्यूब पर तुम कोई टॉपर्स के वो सब देखो, टिप्स वगैरह देखो, तो यही सब होता है। तो उसके बजाय ठीक है, तुम जैसे कभी खाना खा रहे हो उस समय आधे घंटे देख लिया, लेकिन ये नहीं कि बैठे हुए बस एक के बाद एक वही चलता जा रहा है। वो एक लिमिट में होना चाहिए कि दिन में एक तुम कभी कोई काम के साथ कर सकते हो। सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो उस समय ईयरफोन लगा के सुन लिया, ठीक है। इस तरह से एक लिमिटेड वे में हो जाए तो ठीक है। लेकिन ये तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारा अल्टीमेट सिलेक्शन तो तुम्हारी प्रैक्टिस से होगा। जब तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, जब तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब सिलेक्शन होगा। कितनी भी टॉपर्स की टिप्स सुन लो, उससे नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो उतना जरूरी नहीं है और उसके लिए मैं बिल्कुल जीरो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक लिमिट में रह करके करो, ठीक है। टाइम लिमिट अपना सेट कर लो कि मुझे इस टाइम पे ये करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि वॉकिंग टाइम पर या तुम लंच कर रहे हो उस टाइम पर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा
अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, अब इसमें डिफरेंशिएशन का तो स्टेप कहीं बचा नहीं है, ठीक है। और आयुष तुमको ये लास्ट स्टेप मिस नहीं करना चाहिए था, ये वाला मिस कर दिया तो उससे तुम्हारा आंसर ही फिर गलत हो जाता, ठीक है। और बाकी लोगों को ये समझ में आ रहा था, किसी को कोई चीज में दिक्कत तो नहीं है सर? यस 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 बोलो। सर ये जो सर अपॉन वाला फॉर्मूला है सर, ये मुझे एक बार बता दीजिए करके सर, ये अप्लाई हो नहीं पाता मुझसे। अप्लाई नहीं हो पाता तो तुम मुझसे तुम ऐसा करो, कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ फिर सर के साथ तुम्हारी, ठीक है। उसमें तुमको सर ये अपॉन वाले 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ओके। हाँ, और किसी को कल के लिए एक्स्ट्रा क्लास चाहिए? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में किसी को प्रैक्टिस के लिए क्लास चाहिए? और पिछली क्लास में 2-3 बच्चे आए थे, शुभंकर आया था और कौन आया था? 2 लोग। कल की जो क्लास फिरोज सर के साथ हुई थी उसमें किसके रिक्वायरमेंट पे लगाई थी वो? 2-3 लोग थे शायद उस दिन। अब किसी को चाहिए? मैं सोनी। हाँ सोनी, हाँ तुम। सर मैं भी था। अच्छा, और कौन? सर मैं गर्व। ओके, हाँ गर्व तुम्हारी तो रिक्वायरमेंट पे लगी थी। अच्छा गर्व, तो यूजफुल रही क्लास? सारे डाउट क्लियर हो गए? यस सर। ओके, अब कल के लिए बताओ किसी को चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? सुपलव की मैं लगा रहा हूँ, और किसी को आना हो तो सर इंटीग्रेशन के लिए चाहिए। किसको? शुभंकर को। सर इंटीग्रेशन सब मेरे लिए भी। कल रहेगा फिर। कांक्षी अपना माइक ऑफ करो। सर मेरे को भी चाहिए। अच्छा निशान तुमको भी चाहिए? तो ठीक है, सब लोग आ जाओ, सब लोग, यही सेम टॉपिक रहेगा तो हो जाएगा। कल कितने? 2 to 5 है कल। 4 to 5 बोलो। 4 to 5 से रहेगा? यस सर। कल 4 to 5 तुम लोग आ जाओ, ठीक है। सर ग्रुप में डाल देंगे लिंक, तो तुम लोग ज्वाइन कर लेना। सर कल मैथ्स क्लास कब होगी फिर? अच्छा ओके, मैथ से तुम लोग का गड़बड़ जाता है, तो फिर ऐसा करो 7 to 8 रख लो तुम्हारी क्लास, ठीक है। यस, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, डाउट तो सारे क्लियर हो गए होंगे, अभी किसी का कोई बचा है? ये वाली जो एक्सरसाइज है 6th एक्सरसाइज, ये सबसे इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कि चेन रूल में, मतलब ये एक्सरसाइज एक्चुअली फिजिक्स में नहीं होनी चाहिए, ये मैथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी से 6th एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं भी हो पा रहे हो तो तुम्हें फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिक्स के लिए 1 2 3 एक्सरसाइज काफी थी, ठीक है। हाँ, और क्या, कौन बोल रहा है? तो क्वेश्चन 28 में भी सर डाउट सर चलो क्वेश्चन 28 तुम उस सर से पूछ लेना आप कल की क्लास में, मुझे फिजिक्स थोड़ा स्टार्ट कर लेने दो। अब बोलो कौन बोल रहा है? सुपलव। सर 1 बजे आसपास रख लीजिए। कितने? 1 o'clock? यस सर। 7 to 8 में क्या दिक्कत है? सर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। ध्यान नहीं तो 5 to 7 तुम केमिस्ट्री करोगे, उसके बाद कर लेना, इसमें क्या ध्यान रखने की बात है। 1 o'clock के लिए मुझे सर से स्पेशली पूछना पड़ेगा, ठीक है। वैसे सर का जो टाइमिंग है यहाँ पर वो 2 o'clock से शुरू होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सर से पूछना पड़ेगा, फिर सर ने अगर मान लो कहा कि नहीं कर पाऊंगा उस समय, वो कुछ और काम में है, तो फिर तुमको बताना पड़ेगा। 7 to 8 में ऐसे बिना सर की परमिशन, मतलब पूछे बिना, क्योंकि मुझे पता है 7 to 8 सर का है अलॉटेड टाइम, ओके सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 to 8 अगर तुम्हारी कोई स्पेशल प्रॉब्लम हो तो फिर मैं बात करके फिर कंफर्म करूंगा। तो 7 to 8 में कोई ऐसी दिक्कत है कि तुम बिल्कुल श्योर हो कि नहीं कर पाओगे? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, फिर मैं, उससे बेटर तो ये होगा कि 1 o'clock रख लें। सुपलव फिर क्या करना है? 7 to 8 7 to 8 ठीक है, चलो
ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में जो बात करी थी कि डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट्स स्लोप। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, उसको तुम लोग नोट कर लो। dy by dx represents slope of y versus x graph, and this can also be written as gradient. slope और gradient एक ही बात है, of y versus x graph, and this is also rate of change of y with respect to x. WRT शॉर्ट में जानते हो, with respect to बोल देते हैं, ठीक है, या relative to x. ठीक है, rate of change of y with respect to x, इसका क्या मतलब हुआ? That is amount of change in y for every 1 unit change in x. समझ में आ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. अगर यहाँ x की जगह t होता, जैसे सपोज dy by dt होता, तो उसमें मैं विद सीधे हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y. ये बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, अगर सिंपली रेट वर्ड होता है तो बाय डिफॉल्ट हमें पता होता है कि ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है, लेकिन अगर नीचे यहाँ टाइम नहीं है, कोई और वेरिएबल है, तो फिर मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि विद रेस्पेक्ट टू होम, किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज, रेट ऑफ चेंज. आगे बात समझ में? अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, अदरवाइज मेंशन करना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में. एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मैं किसी का, मैं सपोज पूछूं कि एक तुम वाटर बॉईल कर रहे हो, तुमने 10 डिग्री का वाटर तुमने गैस पे रखा और उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तुमने थर्मोमीटर से एवरी सेकंड तुमने उसका टेम्परेचर लेकर के ग्राफ बना दिया, तो वहां पर तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जब बात कर रहे हो तो वो विद रेस्पेक्ट टू विच वेरिएबल है? अगर तुमने 1 सेकंड के इंटरवल पर टेम्परेचर लेके ग्राफ बनाया, तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा? टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम. क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने बताया कि 1 सेकंड पे, यानी कि तुम्हारा एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है. ठीक है, अच्छा, अब मैं टेम्परेचर का एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज तुमने एक रॉड ली, 1 मीटर लॉन्ग रॉड ली. ठीक है, उस 1 मीटर लॉन्ग रॉड में को तुमने एक एंड को तुमने गैस पे या कहीं पे फ्लेम पर रखा. ठीक है, तो तुम उस पर सपोज 1 सेंटीमीटर पर तुमने एक थर्मामीटर उस पर फिट कर रखा है पहले से उस रॉड पर, एवरी 1 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरह का एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें कि रॉड इस तरह की होती है जिसमें कि 1 सेंटीमीटर या कुछ फिक्स डिस्टेंस पर थर्मामीटर्स लगे हुए होते हैं. तो उससे तुमने थर्मामीटर की रीडिंग लेकर के ग्राफ बनाया, तो उसमें एक्स एक्सिस पर क्या है? पोजीशंस. सपोज एक्स ही ले लेते हैं पोजीशन, तो एक्स एक्सिस पर पोजीशंस हैं, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है. वैसे भी ग्राफ बन जाएगा टेम्परेचर वर्सेस एक्स, जो मैंने अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट बताया. इमेजिन कर पा रहे हो? सब सोच पा रहे हो ना कि एक ये रॉड है, इस रॉड के एक एंड को तुम गर्म कर रहे हो. ठीक है, एक एंड को यहाँ पर ये तुमने फ्लेम लगा रखी है. ठीक है, स्प्रिट लैंप है या कोई भी चीज है. ठीक है, तो और यहाँ पर तुमने इसमें ये थर्मोमीटर लगा रखे हैं एक फिक्स डिस्टेंस पर. तो थर्मोमीटर की रीडिंग से हमें ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं? ये ग्राफ कैसा है? तो सपोज ये फ्लेम वाली साइड पे हाई टेम्परेचर होगा. ठीक है, और इधर पीछे जाते जाओगे तो कम होता जाएगा टेम्परेचर, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा. तो इस ग्राफ का भी हम स्लोप बात कर सकते हैं. अच्छा, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तब स्लोप उसका हर जगह सेम होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होता है तो हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होता है, और उस स्लोप को हम कैसे बताते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट से बताते हैं. ठीक है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का मतलब है किसी भी पॉइंट पे स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. ठीक है, स्लोप ऑफ अ पॉइंट मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे मिलता है? dy by dx से मिलता है.
ठीक है, तो dy बाई dx के लिए एक चीज तुम ये जो स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ लिखा है इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, जिस पॉइंट पे तुम्हें स्लोप चाहिए उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप, ठीक है। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये जो स्लोप है वो विद रेस्पेक्ट टू x पोजीशन भी हो सकता है या टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, फिर टाइम के साथ भी हो सकता है। तो अब ये जब विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन है तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि ये टाइम का चेंज है विद रेस्पेक्ट टू x पोजीशन, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, केवल रेट ऑफ चेंज ऑफ t लिखूंगा, तो रेट जनरली बाय डिफॉल्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। ये बात समझ में आ गई? तो रेट ऑफ चेंज हम नॉट ओनली टाइम बट अदर वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अदर वेरिएबल्स में हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने पोजीशन का दिया था। मान लो हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते जा रहे हैं, ऊपर में हम सपोज एवरी 1 किलोमीटर की हाइट पर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, 3000 किलोमीटर की हाइट तक मेजर किया, तो उससे भी एक ग्राफ बन सकता है। तो वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद योर हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों के साथ हम टेम्परेचर का ग्राफ बना सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज हर चीज में हमारा विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकता है। आगे बढ़े, अब रेट ऑफ चेंज पे इतनी चर्चा काफी है। तो अब हमारे अपना चैप्टर जो है मोशन में रेट ऑफ चेंज दो तरह का हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। एक था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विच इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज एक्सेलरेशन, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को कभी एक बार ये भी बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन अगर AT का ग्राफ है और उसमें हम स्लोप की बात करें तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? AT किसी को याद है? jerk, किसी ने सुशांत राजपूत का फोटो देखा है? उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है, उसमें d क्यूब x बाई dt स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी dt क्यूब लिखा हुआ है। देखा है, ठीक है। IM लिखा है, क्या लिखा है? कुछ ऐसा टी शर्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वही समझ पाएगा जिसको d क्यूब x बाई dt क्यूब पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो हम लोग अब अपने काम पर आ जाते हैं। अब जो फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में हमें क्या जरूरत पड़ेगी? फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ पोजीशन लिखो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is given by x is equals to t cube plus t square minus 2t plus 1, ठीक है। आंसर, अब x से हमें वेलोसिटी कैसे मिलेगी? तो तुमको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ये बात बताओ, v इक्वल्स टू dx बाई dt मैंने तुम्हें बता रखा है। सब लोगों को आ रहा है समझ में? तो अब इसको डिफरेंशिएट करके देख लो क्या आ रहा है v। सर v 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 और एक्सेलरेशन 6t प्लस 2। अच्छा, हाँ, अभी क्या बोले तुम? 3t सर 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2। ओके, गुड, सही है। सबको समझ में आया? तो हमें वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना है? dx बाई dt कर देना है। x टाइम का फंक्शन दे रखा है, बस dx बाई dt कर दिया, वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है? एक्सेलरेशन कौन से वाले ग्राफ का स्लोप था? vt ग्राफ का स्लोप था। स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज एक्सेलरेशन, तो उसको हम क्या लिखें? dv बाई dt कर दें। यस बोलो उदित, किसको डाउट है? सर ये जो है t जो है सर, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, टाइम, यस, t इज टाइम। नहीं सर, जो x की इक्वेशन में है।
एक्स की इक्वेशन में टाइम दिया हुआ है, जो भी टी है वो सारे टाइम है। तो हम x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तुमको मैंने प्रोवाइड किया है, यानी कि तुम किसी भी टाइम पर x निकाल सकते हो बाय पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ टाइम इन दिस इक्वेशन। ठीक है, एनी क्वेश्चन? तो अब हम a पर कैसे जाएं? तो a पर मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? dv/dt करना पड़ेगा। अब ये कैसे आएगा? तो तुम्हें v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है ऊपर से, वहां से देख लो क्या हो जाएगा। बोलो, dv/dt if v is this then xt plus 2 yes 3 into 2t हो जाएगा t स्क्वायर का, प्लस 2 into t का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 0, 2 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ये 60 plus 2 हो गया। यहां तक किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एंड जेई। अगर यहां दिक्कत है तो मुझे बताओ किस स्टेप में दिक्कत है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसी को कोई दिक्कत है? Yes, sir. Please explain it once more. अच्छा, वंस अगेन। अच्छा, तो मैं Yes, sir. हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ फिर से बेसिक से बता रहा हूँ। ये बताओ, हम लोग बहुत पहले जब 9th क्लास वाली चीज कर रहे थे, ठीक है, 11th क्लास में ही 9th वाली चीजें जब कर रहे थे, तो मैंने इस ग्राफ के स्लोप को क्या बोला था? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज वेलोसिटी बोला था। Velocity. वेलोसिटी, ओके। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में, कल की क्लास जो परसों की क्लास हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि कोई भी ग्राफ हो तो उसमें हमें स्लोप पता करने के लिए हमें उसका जो y एक्सिस पर वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करना होता है विद रेस्पेक्ट टू द x एक्सिस वेरिएबल। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि हमारा अगर xt ग्राफ होगा Yes, sir. तो उस xt ग्राफ में स्लोप निकालने के लिए हमें dx/dt करना होगा। अब ये दोनों बातों को कंबाइन कर दें तो ये पता लग गया कि dx/dt इज वेलोसिटी। ठीक है, Yes, sir. हाँ, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन का ऑलरेडी करा रखा है कि स्ट्रेट लाइन में तुम लोगों ने ग्राफ के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं कि उसमें स्लोप देख करके हम उसको वेलोसिटी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये वीटी ग्राफ क्लास 9th में ही हमने कर रखा है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? The acceleration. एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और अभी हमने लास्ट क्लास में बात करी है कि अगर वीटी ग्राफ हो तो उसमें हमें स्लोप के लिए उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या लिखना है? dv/dt लिखना है, y एक्सिस वाला ऊपर वेरिएबल और x एक्सिस वाला नीचे। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप है। अगर तुम सोचो कि 9th क्लास में तो हम लोग इसका काम, ये चीज डेल्टा v/डेल्टा t करके भी कर ले रहे थे। 9th क्लास में तो जब भी स्लोप करना होता था हम ये करते थे और उससे एक्सेलरेशन आता था, याद है? तो Yes, sir. हाँ, डेल्टा v/डेल्टा t ऐसे करते थे। तो ये काम हम अब नहीं करेंगे क्योंकि अब हम 11th क्लास में तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होगा, तो स्लोप चेंज हो रहा होगा। ठीक है, टाइम का फंक्शन यानी कि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, और वेरिएबल अगर स्लोप है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, फिर वो तो थोड़ा कर्व इस तरह से या इस तरह से, कैसा भी कर्व हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल एक्सेलरेशन में जब हम स्लोप को एक्सेलरेशन लिखेंगे तो डेल्टा v/डेल्टा t नहीं लिखेंगे, dv/dt लिखेंगे। और अगर हम वेरिएबल स्लोप में, वेरिएबल एक्सेलरेशन में डेल्टा v/डेल्टा t लिख रहे हैं तो हमें ये मेंशन करना होगा कि दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ, तो dx/dt एंड dv/dt ये तुम्हें याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, dv/dt इज एक्सेलरेशन। यहाँ पे अब आगे बढ़ सकते हैं, सबको समझ में आ गया है?
तो अब मैं प्रीवियस पेज पे जरा वो एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया था। प्रीवियस पेज पे हमें x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, तो हमने उससे v निकालने के लिए dx by dt कर दिया था, एक्सलेशन निकालने के लिए dv by dt कर दिया था। ठीक है, तो ये स्लोप का हमने कैलकुलेशन थ्रू डिफरेंशिएशन किया था। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, 9th क्लास के क्वेश्चन को हम 11th क्लास की तरह से ट्रीट करके देखते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है बताओ 9th क्लास के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन किस तरह का होगा, टाइम पे बता सकते हो एक्सेलरेशन या पोजीशन कैसे चेंज होगी टाइम के साथ? कोई तुम्हें फॉर्मूला याद है 9th क्लास का जिसमें पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन आता हो? इक्वल टू प्लस AT ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तुमने शायद v बता दिया, v इक्वल टू u प्लस AT। यहाँ पे मैं पोजीशन पूछ रहा था, तो ये पोजीशन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को मैं पोजीशन लिख सकता हूँ क्या? इस बात पे मैंने एक लेक्चर डिस्कस किया है शुरू का, पोजीशन इन डिस्प्लेसमेंट। कुछ याद है किसी को? नहीं तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं भी देखा हो तो ये बड़ा कॉमन सेंस वाली चीज है कि डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन ये चीज सेम है कि अलग अलग चीज है। डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन से क्या रिलेशन है, अभी तुम स्ट्रेट लाइन मोशन में ही सोचो। डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन कब होगा? जब इनिशियली 0 हो, यानी हम ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहां पर s जो हमने डिस्प्लेसमेंट था उसको पोजीशन लिख दिया, इसमें अंडरस्टूड है कि हमारी स्टार्टिंग ऑरिजिन से हो रही है। ठीक है, अगर नहीं भी हो रही थी तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी कि अब जैसे मैं मान लो कहूं कि जो वेलोसिटी है वो dx by dt तो होती ही है, लेकिन मैं कहूं कि नहीं ये ds by dt भी होती है, तो किसी को कोई आर्ग्यूमेंट है कि नहीं ये चीज गलत लिखा है? चलो एक बार जरा देखते हैं, ये चीज मैंने पहले लेक्चर में बताई है, लेकिन एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, तुम x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर से बढ़े आगे। ठीक है, 5 से तुम पहुंच गए x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा x इक्वल टू 0 था। ठीक है, अच्छा अगर तुम डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो इनिशियली हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑरिजिन वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे खड़ा है वो इनिशियली वो 5 पर था, 5 से स्टार्ट कर रहा है, तो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, और फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? बोलो क्या? इतनी छोटी सी 2। ठीक है, 2 है। ठीक है, तो ये बताओ चेंज इन पोजीशन कितना है? What is change in position? 2. And what is change in displacement? Sorry, x नहीं, ये s final minus 2। ठीक है, क्या हमेशा डेल्टा x और डेल्टा s इक्वल रहेगा? आंसर है यस। ठीक है, यहां मैंने जनरली तो सिचुएशन लिया है, x इनिशियल मैंने 5 ले लिया, ऐसा नहीं कि x इनिशियल को 0 रख दिया हो। ठीक है, तो ये कुछ भी हो, डेल्टा x एंड डेल्टा s हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, डेल्टा x एंड डेल्टा s इक्वल होते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर मैं कहूं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds है। ठीक है, ये दिस इज स्मॉल चेंज इन पोजीशन, दिस इज स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो dx by dt एंड ds by dt भी इक्वल होंगे। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज दोनों का सेम होगा।
तो आगे से ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, मैं चलो वर्ड्स में लिख देता हूं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ये क्या है, एक्स है, पोजीशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, एंड बोथ आर डिफाइंड एज वेलोसिटी। ठीक, आगे बढ़े। आगे क्या, मैं भी 2 पेज पीछे जा रहा हूं, यहां पे हमने ये लिखा था, यहाँ पे v इक्वल्स टू dx बाई dt एंड ds बाई dt, इसी से लिखा था, ठीक है। तो अब ये पोजीशन तुम्हारा x ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, जरा यहाँ से एक्सेलरेशन बता दो। एक्सेलरेशन के लिए हमारा रास्ता हमेशा v से होके जाएगा, हम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते a पर, तो पहले v निकालो। क्वेश्चन है फाइंड v एंड a। बोलो v क्या होगा फॉर्मूला, आरुष जल्दी से बताओ, आज अनीश की भी आवाज नहीं सुनी, आरुष चलो बताओ तुम जल्दी से, व्हाट इज v, पहले डेफिनेशन, आरुष अनम्यूट करके बताओ अपने को। अनीश तुम सुन रहे हो तो अनीश तुम बताओ। कौन बताएगा, आरुष की तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही। So v is equals to u plus at. कौन बोला, सोनी, क्या बता रहे हो? So u plus at. u प्लस एटी, गुड। हाफ का क्या हुआ, टी स्क्वायर में 2 बाहर आया उससे कैंसिल हो गया, तो u प्लस एटी हो गया। चलो, तो v इक्वल टू u प्लस एटी तो तुमने सुनी रखा है पहले से, कोई नई चीज नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने 9th क्लास की जो सिचुएशन थी वही यहाँ पे एज्यूम करी थी, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन देखते हैं, v को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बोलो। सर इसमें हम टाइम को वेरिएबल ले रहे हैं। टाइम तो हमेशा ही वेरिएबल होता है, टाइम थोड़ी ना कभी रुक जाता है, ठीक है। टाइम सर इसमें हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ओके, ऐसे करना, आकांक्षी जरा म्यूट करो। हाँ, ऐसे करने में तो तुम 9th क्लास के ही फॉर्मूले लगा रहे हो कि एक्सेलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता है। मैं भी 9th क्लास वाली चीज सिचुएशन को 11th क्लास के फॉर्मूले से दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ से भी वही रिजल्ट मिल रहा है, तो वो तो तुम कर ही सकते हो। लेकिन हम अगर मान लो ये देख रहा हूं मैं कि वेलोसिटी वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं कि टाइम पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है, बट तुम्हें वैसे पता है कि ये जो फॉर्मूले हमने लिए हैं ये तो 9th क्लास के ही फॉर्मूले हैं, तो वैसे मुझे अदरवाइज पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आना है। लेकिन सपोज मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे रहा हूं और तुमने नहीं सोचा है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, तो फिर तो तुम 11th वाले पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। तो 11th वाले पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे पहले क्या किया तुमने, x को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। मैं इनफैक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये चीज थोड़ा सा मुझे लिख देना चाहिए था कि v कैसे आया, v ये सोच के आया कि v इज dx बाई dt, तो डिफरेंशिएट किया था तुमने इस x को, ये x यहाँ पर रख के डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। अब सिमिलरली मैं चाह रहा हूं कि 11th क्लास के डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से एक्सेलरेशन निकालो, तो dv बाई dt, v तुम्हारा ऊपर लिखा हुआ है u प्लस एटी, तो d बाई डी टी ऑफ u प्लस एटी, बता दो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा। u का डिफरेंशिएशन, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अच्छा, ये अगर मैं कहूं कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो कोई एग्री कर रहा है क्या? यस सर। ओके, जस्टिफाई करो। क्योंकि से इनिशियल वेलोसिटी ठंड बढ़ेगी, कोई फाइनली तो बढ़ेगी। कोई मोशन स्टार्ट हो गया तो अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं चेंज हो सकती है। इनिशियली तुमने स्टार्ट कर दिया, अब उसके बाद उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है, बट इनिशियल तो ऐसे सोचो कि सपोज तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, वो चेंज हो सकता है क्या?
कई जगह पे तो शायद गूगल वगैरह में तुम आईडी क्रिएट करते हो तो जो डालते हो डेट ऑफ बर्थ, बाद में तुम अपना नाम तक चेंज कर सकते हो लेकिन डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो तुम अब बड़े होने के बाद चाहे तुम सारी चीजें चेंज कर लो, इवन अपनी फेस सर्जरी करा के चेहरा ही बदल लो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, तो सिमिलरली किसी भी मोशन का इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। तो u तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ठीक है, और at का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, और t का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ a कांस्टेंट है, ये चीज मुझे पहली लाइन में ही बता देना चाहिए था कि ये जो मेरा x का फंक्शन है उसमें t को छोड़ के सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, ये a मुझे पहले से बताना था, नहीं तो डिफरेंशिएशन में तुम फिर a को कैसे ट्रीट करोगे, कांस्टेंट की तरह की, वेरिएबल की तरह से। तो ये चीज मेरी गलती रही कि मैंने शुरू में मेंशन नहीं किया। तो a इज कांस्टेंट, तभी तुम यहाँ a को कांस्टेंट की तरह बाहर लेके आए, और यहाँ पर भी a कांस्टेंट तुम्हारा डिफरेंशिएशन से बाहर आया, और t का डिफरेंशिएशन 1। तो योर एक्सेलरेशन केम आउट टू बी दिस a। ठीक है, इस जब तुमने ये इक्वेशन पहली बार देखी तो तुम्हें नहीं पता था, मैंने आज जब तुम्हें अभी बताई कि x इज गिवन बाय दिस, तो मैंने तुम्हें ये मेंशन नहीं किया था कि दिस a रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, हालांकि तुम 9th क्लास के फॉर्मूले से जानते हो, बट मेरे इंट्रोडक्शन में इस a को मैं बस कांस्टेंट बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस a इज एक्सेलरेशन। ये तो तुमने डिफरेंशिएट किया v को, तब पता लगा कि ये जो a आया दिस इटसेल्फ वाज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब सबको समझ में आ गया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा चीजें। चलो 2-4 क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक क्या होता है वो, कई बार चैट शोज होते हैं उनमें बजर राउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फटाफट। चलो मैं यहाँ पे कुछ चीजें दे रहा हूं, उसमें तुम्हें यहाँ मैंने x लिखा, एक टेबल बनाया, अरे ठीक है, मैं x, v और t में कुछ कुछ चीजें दूंगा, x, v सॉरी a। ठीक है, तो इसमें तुम अभी क्या क्या निकाल सकते हो। पहले मैं x ही दे देता हूं, x इज इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे मैं v दे दे रहा हूं, v इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं a दे दे रहा हूं, a इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब बताओ x इज 3t क्यूब प्लस 2, व्हाट विल बी v? The 90 square. 9 Sir, 90 square. 90 square. गुड, 90 स्क्वायर। 2 का डिफरेंशिएशन 0, t क्यूब का 3t स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या आएगा? 18t. 18t। ठीक है, vt स्क्वायर से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, v इक्वल टू t स्क्वायर से, बहुत इजी है। Sir, 2t. 2t, लेकिन कोई v से x निकाल सकता है क्या? अभी जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे v से x नहीं निकाल सकते, क्योंकि x का स्लोप निकालना आता है, लेकिन v से बैक कैसे जाए वो अभी हमें नहीं आता। ठीक है, सब बाय इंटीग्रेशन। हाँ, बाय इंटीग्रेशन वही बताएंगे हम। तो a से बैक कैसे जाए ये भी नहीं आता है, लेकिन ये जो मैंने a दिया इससे तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? मैंने अभी बाय इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया, तो किसी को इंटीग्रेशन आता भी हो तो उसको यूज नहीं करना है। इस a से तुम v एंड x पे कैसे जा सकते हो, लेकिन तुम इस a से नहीं जा सकते थे बैक टू v एंड x, बट इस a से जा सकते हो। तो ये कांस्टेंट है। क्या कहा तुमने? सर ये वाला एक कांस्टेंट है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। ओके, अच्छा, यहाँ से तुम वापस जा सकते हो। तुमने कहा कि ये कांस्टेंट है, तो ये 9th क्लास के इक्वेशंस यूज हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें वापस जाने के लिए v एंड x पर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो तुमको कौन सी इंफॉर्मेशन मैं सप्लाई करूं तब निकल पाएगा v एंड x? सर बोलो।
सर ये जो ए है सर ये 2 आ रहा है, इसका मतलब सर कोई कांस्टेंट ही आ हुआ है इसके संग, तो सर 2t कर देंगे, फिर से t स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, v इज इक्वल्स टू 2t कर दें और इधर x इज इक्वल्स टू क्या कर दें? t स्क्वायर। वेरी गुड। लेकिन ये आंसर रॉन्ग नहीं है, बट जरूरी नहीं कि ये करेक्ट भी हो। क्या चीज? अगर मैं कहूं कि v मेरा 2t प्लस 3 है तो क्या मेरा आंसर गलत होगा? नो सर। ये v हमारा इस a को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? यस सर कर रहा है। इस v को डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। तो a इक्वल टू 2 के लिए दोनों पॉसिबल आंसर करेक्ट है। और मैंने 3 की जगह पे मैं कोई भी नंबर रख दूं, कांस्टेंट नंबर, कुछ भी इरेशनल रैशनल कोई भी कांस्टेंट नंबर रख दूं, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज 2 है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, जो कि 3 की जगह पे लिखेंगे। तो हमारा जो v इक्वल टू 2t है दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन, बट जरूरी नहीं कि यही करेक्ट हो। तो अच्छा, सिमिलरली तुम v से वापस x पे जाने में t स्क्वायर, इसमें तो और भी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अगर मैं t स्क्वायर प्लस 3 रखूं तो ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया है पहले से कि मैं यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी डाल सकता हूँ। बट मैं एक और नई चीज बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे t का फंक्शन भी कुछ भी डाल सकता हूँ। अगर मान लो मेरा ये x है, ठीक है, मैंने t के फंक्शन में भी चेंज कर दिया यहाँ पे, ओनली कांस्टेंट ही नहीं। इस x से एक्सेलरेशन निकालो, पहले v निकालो, v क्या आएगा? सर 2t प्लस 2 फिर a क्या आएगा? प्लस 2। ठीक है, तो ये इतना मैंने अपने से आर्बिट्रेरली यहाँ घुसा दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूं मैं, t का लीनियर फंक्शन, कोई भी ये 2 और 3 की जगह पे कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स डाल करके मैं अपने आंसर को इस a इक्वल टू 2 के लिए सुटेबल बना सकता हूं। तो मुझे बैक कैलकुलेशन को बिल्कुल प्रिसाइजली v एंड x पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? कोई गैस कर सकता है? अच्छा, तुम लोग का अटेंडेंस जरा ले रहा हूं मैं, तुम लोग सोचो जरा, मैं जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। ये मैं स्टॉप कर रहा हूं शेयरिंग। ठीक है, तुम्हारे सामने a इज इक्वल्स टू 2 है, उससे तुम्हें सोचना है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे कि मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता। नित्या सिंह, आर यू देयर? विधि, कितने दिनों बाद आए हो तुम क्लास में? नित्या सिंह, महिका से भी आज कोई डिस्कशन नहीं हुआ। नित्या सिंह, where is Sana? Sana, not here. जरा चेक कर, इंटरनेट वाईफाई चल रहा है? हाँ चल रहा है, 1 मिनट भैया, जरा देख। चल रहा है वाईफाई। मेरे कंप्यूटर पर चल रहा है। शिवांग मीट कर लो पहले। भैया बस एक यश दत्त, आर यू देयर? यश दत्त,
यश दत्त नित्या को माइक इशू है। तुम लोग सर आई एम प्रेजेंट। हाँ तो यश तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। कि कोई डाउट क्लास चाहिए? और तुमने अभी लेट ज्वाइन किया है, तुमको मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देख लेने चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता है कैसे देखने हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स? सर मैं देख लिया कुछ। कितने देख लिए? तो मुझे हर वीडियो लेक्चर देखने के बाद एक बार मैसेज किया करो, सर आज मैंने ये वाला लेक्चर देखा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में जो लेक्चर देखो उसको देखने के बाद मुझे मैसेज किया करो। अच्छा, तो अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों ने कुछ सोचा? नहीं सोचा? तो मैं तुम्हें इस चीज को यू होना चाहिए। क्या हुआ? यू। वेरी गुड, यू चाहिए। और क्या चाहिए? किसने आंसर दिया अभी? सर आयुष। आयुष, गुड। और बताओ। देखो मैं तुम्हें ग्राफ से ये चीज समझा रहा हूँ, ग्राफ से बहुत अच्छे से फील आता है। मैं बना रहा हूं ऐसा ग्राफ जिसमें कि स्लोप एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तो उसमें मैं y एक्सिस पे क्या रखूं, x एक्सिस पे क्या रखूं कि स्लोप एक्सेलरेशन हो। वेलोसिटी और टाइम। यस। अच्छा, बाकी लोग जरा बिल्कुल साइलेंट नहीं बैठा करो, सब लोग फटाफट आंसर किया करो। ठीक है, मुझे यहाँ पर जब मैं पूछूं तो 4-5 लोगों का सुनाई देना चाहिए। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं उन लोगों से मैं फिर पर्सनली बात करूंगा कि क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा, क्या कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, मैंने अभी तुम्हें एक्सेलरेशन दिया था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है, तो मैं एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूं जिसका हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि स्लोप 2 है। ठीक है, वैसे तो ड्रॉ करने में हम एग्जैक्टली मेजर करके स्लोप बना सकते हैं। ठीक है, बट अभी मान लो कि मैंने एक ग्राफ बना दिया जिसका कि स्लोप है 2। ठीक है, चलो ऐसा बना लेते हैं 2। ठीक है, 2 का मतलब है कि नीचे बेस में 1 यूनिट तो हाइट में 2 यूनिट्स। ठीक है, बेस में 1 यूनिट तो हाइट में 2 यूनिट्स। तो मैंने इस तरह का ग्राफ बना दिया। अब ये बताओ, क्या इस तरह का ये यूनिक, मतलब मुझे वीटी ग्राफ ऐसा बनाना है जिसपे कि कंडीशन बस इतनी थी है कि स्लोप शुड बी 2। तो ऐसे और कोई ग्राफ बनेगा? स्लोप का मतलब होता है कि ये जो एंगल थीटा है उसका tan थीटा शुड बी 2, हाइट अपॉन बेस शुड बी 2। तो ऐसा केवल एक ही ग्राफ पॉसिबल है क्या? और ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्या? अगर मैं तुम्हें लाइन के बारे में ओनली थीटा दे रहा हूं, थीटा के अलावा मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं रखा, तो ऐसी और लाइंस पॉसिबल हैं जिनका कि सेम स्लोप बने? यस, पॉसिबल है। इसके पैरेलल बना दो, इसका भी एक्स एक्सिस के साथ वही थीटा होगा, एक यहां बना दिया उसका भी एक्स एक्सिस के साथ वही थीटा होगा। अगर मैं और नीचे बना दूं यहां पे तो ये भी होगा जिसका कि सेम थीटा होगा। यू चेंज हो रहा है। हाँ, यू चेंज हो रहा है सर इसमें। यस, यू चेंज हो रहा है। ये सारे जो है अलग अलग यू से स्टार्ट हो रहे हैं। सपोज ये u इक्वल्स टू -2 से स्टार्ट हो रहा था, मैं ऐसे रैंडमली वैल्यू दे दे रहा हूँ। ये 0 से हो रहा था, ये u इक्वल्स टू +2 से हो रहा था, ये u इक्वल्स टू +4 से हो रहा था। तो सबके u अलग अलग हैं, तो इन सबके लिए पोजीशन फिर अलग अलग आएगी, सबके वेलोसिटी के इक्वेशंस अलग अलग आएंगे। इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन होगी, अगर मैं तुम लोग पिछला अगर एक्सप्रेशन देखे हो कि ये देखो v इक्वल टू 2t प्लस सम कांस्टेंट, ये यही तो कांस्टेंट u है। v इक्वल टू u प्लस 80, इसको थोड़ा सा ऐसे रिवर्स में लिख दे रहा हूं, 80 प्लस u। तो ये कांस्टेंट ही तो u है, और ये जो कांस्टेंट है दिस इज योर स्लोप। ठीक है, तो ये u की हम अगर यहाँ मैंने बताया था कि 3 की जगह 4 ले ले, 5 ले ले, कुछ भी ले लें, उससे हमें सेम स्लोप मिल रहा है। यानी कि u हमारा वेरी, यहाँ पे u कैन हैव अ मेनी पॉसिबल वैल्यूज। तो u की तुमको ये फील हो रहा होगा ग्राफ में कि u की हम कुछ भी वैल्यू रख दें, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिफरेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे -2 प्लस 80, a इज 2t, इसमें v इक्वल्स टू 2t, इसमें v इक्वल्स टू 2 प्लस 2t।
ठीक है, तो ये तुमने u अलग अलग कर दिए तो सबके इक्वेशंस चेंज हो गई वेलोसिटी की। ठीक है, ये हो गया 4 + 2t। तो ये सब में क्या चीज सेम है? सब में ये जो 2 है एक्सेलरेशन 2 वो सेम है। ठीक है, ये t का कोफिशिएंट जो है वो हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक, तो ये सब में 2 है, तो सब का डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन 2 आना है। तो यानी कि मुझे u को फिक्स करना पड़ेगा। अगर मैंने u नहीं बताया है तो तुम बोलोगे सर आपके क्वेश्चन में तो वो है लूप होल है, अब मैं यहाँ पे कितनी भी u की वैल्यू रख करके बहुत सारे आंसर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तब तक आपका आंसर फुल्ली डिटर्मिनेबल नहीं है। ठीक, सिमिलरली अब मान लो मैंने इनमें से किसी u को फिक्स कर दिया। सपोज मैं अभी इजी रखने के लिए u को 0 फिक्स कर देता हूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट थी, तो तुम्हारी इक्वेशन फिक्स हो गई v = 2t। अब यहां से तुम्हें x लिखना है, इस v का यूज करके x लिखना है। तो इसमें क्या चीज अब तुम लूप होल को प्लग करोगे? कौन सी चीज है जो कि इसमें अभी भी और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती है? वो है इनिशियल पोजीशन। पहले क्या था? इनिशियल वेलोसिटी थी, अब इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन तुम x = 0 से स्टार्ट करो, x = +10 से स्टार्ट करो, x = -10 से स्टार्ट करो। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। वेलोसिटी हमारी v = 2t मैंने रखा है, वही सेम आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी 2t। हाँ बोलो। तो सर आपने 0 फिक्स कर दिया ना? मैंने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स किया है u = 0, बट मैंने इनिशियल पोजीशन को भी फिक्स नहीं किया है। तो अगर इनिशियल पोजीशन को फिक्स नहीं किया है तो तुम यहाँ पे क्या क्या तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज हैं x को लिखने की? तो x को लिखने की t² प्लस, अब यहाँ कोई भी कांस्टेंट डाल दो। ठीक है, प्लस x0 ही लिख देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट हमारा इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये x0 हमारा फ्री है जब तक कि मैं x0 को फिक्स ना कर दूं, तब तक मैं x0 की कोई भी वैल्यू डाल दूं, हमारा x हमेशा डिफरेंशिएट करके यही 2t देगा वेलोसिटी। x वेलोसिटी पोजीशन से वेलोसिटी निकालेंगे तो वो इनफाइनाइट वेज में x0 की कुछ भी वैल्यू रख दो और डिफरेंशिएट करो, सबके लिए वेलोसिटी 2t आएगी और सबके लिए एक्सेलरेशन 2 आएगा। ठीक है, तो इस लूप होल को प्लग करना है कि x0 हमारा जो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज लेकर के यहाँ बैठ रहा है उसको फिक्स कर दो, यानी इनिशियल पोजीशन को बता दो कि कितना है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन 0 से है कि +10 से है, कोई भी वैल्यू जहां से भी वो स्टार्ट हो रहा हो इनिशियली इतने मीटर्स में। ठीक है, तो वो वैल्यू बता दो तो तुम्हारा पोजीशन भी फिक्स हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन अभी हमने जो डिस्कस किया कि x से v जाना, v से a जाना, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मुझे x से v जाने में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं चाहिए, कोई इनिशियल पोजीशन नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज यूनिक। लेकिन अगर मुझे रिवर्स जाना है, a से v जाना है, v से x जाना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी उस पर हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है, अभी इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें a से v जाने पर u पहले से पता होना चाहिए, तभी हम v को फिक्स कर पाएंगे। और v से x पे जाने पे हमें इनिशियल पोजीशन को पहले से पता होना चाहिए, तभी हम पोजीशन को फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, ये सब चीजें फिक्स करके ही हो पाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूं, अभी क्या टाइम हो रहा है? मैं इंटीग्रेशन शुरू करूं? इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, थोड़ा सा ऐसा टाइम हो तो मैं इंटीग्रेशन का तुम लोगों को फिजिकल मीनिंग बता सकता हूँ। 50 तो हो गया मुझे। सर इंटीग्रेशन वैसे ग्राफ में एरिया फाइंड करने का काम आता है ना? यस, उसी चीज को मुझे बताना है। तो जो अभी मैं 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ क्योंकि बायो वालों से मैंने किया हुआ है प्रॉमिस। तो अभी कौन कौन बायो वाला है? निधीश, आर यू देयर? तनिषा, निधीश एंड तनिषा। हाँ, और भी कोई है बायो वाला? निधीश, क्या हुआ तुम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हो? चैट पे भी कोई रिप्लाई नहीं है। और अच्छा कौन है बायो वाला? कांशी? सर नॉन बायो वाले जाएं? अभी रुको, नहीं अभी रुको। अगर बायो वाला कोई यहाँ पे है ही नहीं तो मैं 10 मिनट में और पढ़ा सकता हूँ। उनके लिए तो मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। चलो तुम लोग क्या बता रहे हो, क्या करना चाहिए? तनिषा, तो तुम्हारा फिर माइक ठीक नहीं है।
चलो फिर ठीक है, चलो अभी ओवर करते हैं, बायो वाले स्टूडेंट यहाँ पे हैं, उनको भी लेट ना हो जाए। ठीक है, और अभी फ्राइडे की क्लास और 2 आवर की कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेपरेट कर लेंगे। अच्छा सर, आप बैच सेपरेट कैसे करोगे, जैसे उसके लिए एडवांस के लिए? वो मैंने भी बताया ना कि जो हमारा 1 आवर Yes, फर्स्ट 1 आवर होगा वो कंपलसरी होगा सबके लिए, ऐसे ही मैथ में भी नहीं, होगा। जो टेस्ट का रिजल्ट के ऊपर नहीं करोगे, मतलब जो आपने एप्टीट्यूड टेस्ट कराया? यस, टेस्ट ऐसा है, टेस्ट का के बेसिस पर हम सजेस्ट करेंगे, ठीक है, तुम्हें रिकमेंड करेंगे कि यू शुड बी इन दिस जे एडवांस बैच, यू शुड नॉट बी इन दिस बैच, ठीक है, बट द फाइनल कॉल इज फॉर यू। क्योंकि अगर मान लो मैं किसी को कहता हूँ कि तुमको नहीं आना चाहिए इस बैच में, ठीक है, ही विल बी डीमोटिवेटेड। और अगर सपोज मुझे कोई पूरी तरह से प्रॉमिस कर रहा है कि सर मैं रेडी हूँ हार्ड वर्क करने के लिए, तो हु एम आई टू से कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जेई। कोई भी बच्चा कितना भी वीक हो, लेकिन अगर वो दिन रात मेहनत करने को रेडी हो तो वो सिलेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। तो उसको 2 साल पहले मैं बोल दूं कि तुम उस लायक नहीं हो, तो ये चीज हम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मुझे जब बैच शुरू हो जाएगा और उसमें तुम दिखेगा कि तुम तो सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जरा भी सिंसियर नहीं हो, देन वी विल रिमूव यू, ठीक है। तो अभी एट दी स्टार्टिंग में मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, इट इज अप टू यू। 2-3 दिन क्लास करके देखना है, देखना है कि क्या हो रहा है, इट इज ओके, ठीक है। बट तुम फिर खुद ही सोचोगे कि इतना अगर इफ यू आर नॉट सिंसियर तो तुम्हें क्या इंसेंटिव है उसमें कंटिन्यू करने का, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर मैंने तो टेस्ट ही नहीं दिया था। सर शुक्ला, तुम्हारा अभी हाँ नहीं हुआ है ना, तो तुम कब देना चाहते हो बताओ? तुम्हारा इस सैटरडे रख लें टेस्ट? इस सैटरडे? सैटरडे, यस बोलो, सैटरडे या संडे? मैं चलो तुमको देखो उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं करना है, वो टेस्ट विदाउट प्रिपरेशन होना है, ठीक है। उसके लिए कोई सिलेबस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो तुम देना चाहो तो। सर उसमें टेस्ट में टोटल मार्क्स कितने थे? 63 थे। ओके सर। हाँ, तो सुप्लव तुम कब देना चाहोगे? तुम आज देना चाहो तो आज ही दे दो, बेटर होगा, जल्दी से जल्दी। सर लैपटॉप मिल जाएगा संडे? संडे आज रात में नहीं मिल पाएगा? नो सर। अच्छा ठीक है, तो संडे दे देना, संडे मॉर्निंग में रख लेना, ठीक है। या 2 o'clock, चलो मैं बताऊंगा, कोई और टेस्ट हो रहा होगा तो उसके साथ क्लब कर देंगे, नहीं हो रहा होगा तो तुम्हें अलग से कर दो, ठीक है। अच्छा ये अर्णव, तुमने क्या 64 लिखा है? अर्णव, चलो और किसी को कुछ पूछना है? अभी मैं फ्री हूँ, किसी को भी कुछ पूछना हो, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना हो? सर हाँ सर एक डाउट था। बताओ बताओ। सर अगर हमारे पास ग्राफ है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का, तो उस केस में भी ऐसा कुछ होगा कि हमें कुछ चाहिए जो कांस्टेंट हो? कुछ जो मैंने अभी वी और यू की बात करी थी कि यू चाहिए, उस तरह से कुछ कह रहे हो? यस सर। अच्छा, तो अभी तुम्हारा एक्चुअली क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। मैं तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अगर 80 ग्राफ गिवन है, यस सर, ठीक है, तो तुम अब इसमें ये बोलो कि मुझे ये फाइंड करने के लिए कुछ और चाहिए होगा क्या? तो तुम क्या फाइंड करना चाहते हो? सर नहीं ये सर इसमें जैसे आपने बताया था उसमें कि इनिशियल पोजीशन अगर फिक्स होगी तो हम वो फिक्स होनी चाहिए तो आंसर करेक्ट होगा, तो उसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं चलो तुम्हारा स्टेटमेंट को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर एक्सेलरेशन एज ए टाइम फंक्शन गिवन है, ठीक है, भले ही वो कांस्टेंट हो, टाइम का फंक्शन ना भी हो, बट अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो v को फाइंड करने में अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, देन देयर विल बी मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेलोसिटी जो ऑब्टेन होगी वो रॉन्ग होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वेलोसिटी जो ऑब्टेन होगी वो करेक्ट होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेलोसिटी रॉन्ग कब कहेंगे? जब हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी और उस v से हम वापस डिफरेंशिएट करें तो गिवन a ना आए, तब हम कहेंगे रॉन्ग है। लेकिन अगर जो वेलोसिटी ऑब्टेन हुई है उसको डिफरेंशिएट करके वापस a आ जाए तो करेक्ट है। तो ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि हम v कैन नॉट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एग्जैक्टली इफ वी डोंट नो द इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली अगर v पता है, ठीक है, अब मान लो कि मैंने v को डिटरमिन कर दिया है इनिशियल वेलोसिटी दे करके, तो वेलोसिटी से
पोजीशन हमें एग्जैक्टली नहीं पता लगेगी जब तक कि हमें इनिशियल पोजीशन ना पता हो। ठीक है, पोजीशन की फिर उसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे।